नमस्कार दोस्तों, अगस्त्या क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं आपका इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत में इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ को 2009 में सीएसओ के साथ मर्ज कर दिया गया और क्या बना हमारे पास एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंतर्गत। अब देखिए, भारत में इन्फ्लेशन ज्ञात करने का बहुत सारे तरीके हैं, उन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जो सबसे पहला है वो है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? इकोनॉमिक एडवाइज़र DIPP, इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये इसका डिपार्टमेंट है ना, और ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका बेस ईयर पहले 2004 हुआ करता था, जिसको 2017 में 12 मई 2017 को 2011-12 इसका बेस ईयर कर दिया गया। अब ये क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये उत्पादकों के लिए है। तो जो उत्पादक हैं उनको उनके लिए उनका रॉ मटेरियल्स का क्या कॉस्ट रहा, या जो भी चीज़ सर्विसेज गुड्स, तो उनके लिए क्या प्राइस पड़ रहा है ना। तो मुद्रास्फीति का मापन करता है उत्पादकों के लिए, और अर्थात क्या है, थोक बाजार में कीमतों के परिवर्तन को मापता है ये, और 2017 से ही इसे लगातार जारी किया जा रहा है। अगला CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI को CSO NSO जारी करता है। इसका बेस ईयर अभी 2012 रखा गया है, पहले 2010 था, और 2014 से ही इसे लगातार जारी किया जा रहा है। 2011-12 इसका IIP का बेस रेट है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इसके बाद वाला है, उसका निर्धारण भी यही करता है इन्फ्लेशन। CSO या NSO कर लीजिए, ऑब्लिक दे रखा हूँ मैं, और इसका बेस ईयर कितना है? 2011-12, और जबकि CPI का 2012 है, ठीक है। और GDP का करता है कौन? GDP तो इन्फ्लेशन गणना करने का मेथड नहीं है, लेकिन ये आपके ज्ञान के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि GDP का भी निर्धारण कौन करता है? CSO या NSO, और इसका बेस ईयर अभी 2011 है। आप चलिए डिटेल में देखते हैं। IIP का मतलब है इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसके अंतर्गत कुल 682 कंपोनेंट्स हैं, और इसमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ऐड किया गया है जो कि दूसरी जो अन्य इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, या उसके प्रोडक्शन को ये प्रभावित करते हैं। बिना इन इंडस्ट्रीज़ के जो और दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरे उद्योग हैं, वो चल नहीं सकते। और इसमें भी कुल मिला के इसमें कितने हैं? 682 कंपोनेंट्स हैं। इसमें भी जो 8 मुख्य इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको हम कोर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, इनका योगदान सबसे ज़्यादा है, और इनका भारांश 40% से भी ज़्यादा है। जो 682 कंपोनेंट्स हैं उसमें से ये 8 हैं, इनका भारांश 40.27% है, इन 8 इंडस्ट्रीज़ का। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ कितना इम्पोर्टेंट है। जो इतने कंपोनेंट्स हैं जिनमें ये सिर्फ 8 हैं, इनका भारांश या वेटेज 40.27% है। और इसमें एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें भी आप सजाइए बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, कि इसमें किसका वेटेज ज़्यादा है, किस इंडस्ट्रीज़ का। ये कांस्टेंट नहीं रहता। इन इंडस्ट्रीज़ में कभी इलेक्ट्रिसिटी आगे आ जाएगा, है ना। ये आठ जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इसमें भी आगे पीछे होते रहते हैं ये। अभी जो प्रेजेंट में रिफाइनरी
प्रोडक्ट्स ये नंबर 1 पे है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। कभी इलेक्ट्रिसिटी भी हुआ करता था। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ याद रखना है और समय समय पे अपडेट भी होना है। और ये जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं सभी के, ये भी कभी कभी बदलते रहते हैं। अब आइए होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए अभी 697 वस्तुएं इसके अंतर्गत इंक्लूडेड हैं और इसके भी 3 कैटेगरीज हैं। पहला प्राइमरी आर्टिकल्स, इसका वेटेज 20% है, फ्यूल 15% और मैन्युफैक्चरिंग 65% है। मैन्युफैक्चरिंग का कितना है? 65%। तो आपसे पूछा जाए कि WPI में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो इसका होगा मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का 65%। और इसके अंदर क्या है? बिवरेजेस, टोबैको, मशीन टूल्स। अब देखिए फ्यूल है, इसका 15% है। इसके अंदर ईंधन और विद्युत शक्ति आती है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, आपका ये पेट्रोल इसके अंदर आता है, डीजल इसके अंदर आता है, LPG भी इसके अंदर आता है। जबकि इसके अंतर्गत ही मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स। अब मिनरल्स में कैटेगरी है क्रूड पेट्रोलियम का। क्रूड पेट्रोलियम का कैटेगरी है, लेकिन ये फ्यूल का हिस्सा नहीं है। फ्यूल का हिस्सा कौन सा है? ये है। ठीक है, ये फ्यूल का हिस्सा इसमें है, ये है। फ्यूल का एक अलग हिस्सा है। क्रूड ऑयल इसमें है लेकिन फ्यूल इसमें नहीं है, इसमें क्रूड ऑयल है। उसी तरह प्राइमरी आर्टिकल्स हैं जिसका 20% वेटेज है। इसमें फूड आर्टिकल्स हैं, नॉन फूड आर्टिकल्स हैं और मिनरल्स हैं। फूड आर्टिकल्स में अनाज, फल, सब्जियां हैं। नॉन फूड आर्टिकल्स में फाइबर, ऑयल सीड्स। मिनरल्स में मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स और क्रूड ऑयल्स हैं। इसी तरह CPI आ गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो सामान्य उपभोक्ता है उसको इसी से मतलब होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अब इसमें 6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसमें 6 कैटेगरीज हैं और हम देख सकते हैं कि सबका वेटेज अलग अलग है। और वेटेज के हिसाब से अगर सजाएं बढ़ते से घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? फूड का है। फूड बिवरेजेस, खाद्य और पेय पदार्थ का 45.86, लगभग 50% वेटेज लगभग इसी का है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा रोल है इसमें। इसके बाद मिसलिनियस, मिश्रित सेवाएं हैं। हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर है। और लास्ट में पेन, टोबैको, इंटॉक्सिकेशंस। हमें तो लगता है इसका वेटेज ज़्यादा होना चाहिए, 2.38% है। चलिए आगे। CPI निकालने के भी 4 तरीके हैं और इसमें देखिए CPI के विभिन्न प्रकारों में पहला है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। देखिए वर्कर्स या ग्रामीण श्रमिक या खेतों में काम करने वाले श्रमिक, सरकार को बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण करना पड़ता है। महंगाई भत्ता वगैरह हर तरह के श्रमिकों के लिए अलग अलग तरीके से निर्धारण करना होता है। उसी के लिए ये जो है अलग अलग तरीका है निकालने का कि किसकी महंगाई कितनी बढ़ी। आप ये समझ लीजिए कि जिसकी महंगाई जितनी बढ़ी उसको उतना महंगाई भत्ता मिलेगा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग हम क्यों निकालते हैं। जैसे फसल उत्पाद का भी निर्धारण करना हो तो उसके लिए हम शहरों में रहने वाले लोगों का तो महंगाई नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि ग्रामीण में कितनी महंगाई बढ़ी है। देखिए CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक श्रमिक, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, कृषि श्रमिक या ग्रामीण श्रमिक, मान लीजिए CPI रूरल लेबरर्स, ये तीनों जो हैं इसका निर्धारण कौन करता है? लेबर ब्यूरो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन करता है? श्रम ब्यूरो। और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है श्रम ब्यूरो। इसके अलावा CPI ग्रामीण है ना, रूरल, CPI शहरी, और इसको कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा? CPI कंबाइंड। हमारे देश में जो महंगाई का निर्धारण किया जाता है वो इसी से किया जाता है, CPI कंबाइंड। इसी को हम मानते हैं, CPI कंबाइंड को। अब ग्रामीण देखिए, CPI ग्रामीण जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, इसके अंदर 448 कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? 448 कंपोनेंट्स।
इसके अंदर 448 कंपोनेंट्स है, और ग्रामीण अर्बन है, अर्बन के अंदर कितने हैं 460 कंपोनेंट्स, और दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है CPI कंबाइंड। और हमारा जो महंगाई निकालने का है वो तरीका इसी से निकाला जाता है, CPI कंबाइंड से। और ये निकालती है कौन, NSO। बाकी सब को निकाला लेबर ब्यूरो ने, और इसे निकाला NSO ने। हमें लगता है आपको जरूर याद रहेगा NSO, है ना। लास्ट में देखिए उत्पादक मूल्य सूचकांक, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। देखिए प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स अभी इंडिया में महंगाई निकालने के लिए इसे यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ये वास्तव में महंगाई या मुद्रास्फीति निकालने के लिए सबसे साइंटिफिक तरीका है। इसमें केवल गुड्स और सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाता है, जो कि उपभोक्ता है उसके काम की चीज़ है। और जबकि इंडिया में भी इससे हम नहीं निकालते हैं। एक ये कंसेप्ट है जो कि हो सकता है आने वाले कई वर्षों के बाद शायद ये इम्प्लीमेंट हो जाए महंगाई निकालने के लिए, इसलिए इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए WPI में हम केवल क्या निकालते हैं, WPI में हम केवल गुड्स के प्राइस निकालते हैं, सर्विसेज को तो हम इसमें देखते भी नहीं है। मॉनिटर किसको करते हैं, सिर्फ गुड्स को। जबकि CPI में हम पार्शियल सर्विसेज को कवर करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। इसी सेंस में भारत सरकार 2014 में क्या बनाई थी, BN गोल्डकर समिति, इसका नाम पूछा जा सकता है, जिसने मुद्रास्फीति निकालने के लिए काफ़ी सारी सिफारिश जिसने दिया था। और उसमें वही था कि मुद्रास्फीति मापने के लिए जो प्रयोगात्मक आधार है ना, वो WPI था पहले, ठीक है। WPI से CPI की तरफ ले जाना। अभी आपको पता है कि CPI कंबाइंड इसी से निकाला जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। PPI का बेस ईयर 2011-12 रखना, PPI में सेवाओं की कीमतें शामिल करना। तो PPI तो इंडिया में लागू नहीं है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं CPI में लागू है ना। जैसे कि आप इसका बेस ईयर देख सकते हैं 2012, सिफारिश किया गया था 2011-12। तो चलिए आज का क्लास ख़त्म होता है, और फिर से हम लोग मिलते हैं इकोनॉमिक्स के अगले क्लास में। और आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, और धन्यवाद, फिर मिलते हैं।